हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, आज से हम एक और नई सीरीज आप सभी के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमारी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको। और साथियों, हमारी दो और सीरीज चल रही हैं जहां पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ पर्यावरण अध्ययन के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और दूसरी तरफ बाल विकास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो साथियों, अब हमारे तीन सब्जेक्ट हो जाएंगे: हिंदी, बाल विकास और पर्यावरण। तीनों के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। अब वक्त आ गया है कि अब हम इनके डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेकर आए, तो बीच बीच में आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो भी आपको देखने को मिले। साथियों, अभी चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो वो सभी अनुमानित बताते हैं कि 15 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, एक महीने में आ जाएगा। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये डिपेंड करता है पीबी के ऊपर, यानी कि ईएसबी के ऊपर, कि ईएसबी कब आपका नोटिफिकेशन देगा। और नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नोटिफिकेशन में सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे कौन कौन से विषय रहने वाले हैं और किस विषय में कितने नंबर का रहेगा, कौन सा विषय, कौन कौन से टॉपिक आपके रहेंगे। वहां पर फिर सभी चीजें, एकदम जो भ्रम अभी फैला हुआ है वो सब हट जाएगा। अभी तो सभी चीजें अनुमानित चल रही हैं, इसलिए चल रही हैं क्योंकि प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए क्या है कि सभी पांच विषय जो हैं जो पढ़ाने होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, इंग्लिश, तो ये कॉमन जैसे माने गए हैं विषय, इसलिए सभी इसको आधार मानते हुए बात कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जो आपकी पात्रता परीक्षा है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होके आपका चयन परीक्षा का सिलेबस रह सकता है। ठीक है। और भी नए सब्जेक्ट जोड़े जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए कुछ संस्कृत ऐड कर दें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी सब असमंजस की स्थिति है। तो अभी आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करिए, साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो डिटेल वीडियो आए उनको आप करते रहिए। थोड़ा सा और प्लान आपके लिए चल रहा है कि आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपके लिए लाई जाए, जिससे आपको टेस्ट देखने को मिले, आप टेस्ट लगाएंगे। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी रहेंगे आपके, और ओवरऑल कंप्लीट जो एफएलटी है, फुल लेंथ टेस्ट जो भी रहेंगे आपके लिए। तो जितना मेरे से बन पड़ेगा उतनी मैं आप सभी की बिल्कुल सहायता करूंगा। और साथियों, आपको जो भी दिक्कत आया करे, जो भी समस्या आपकी हुआ करे, कमेंट के माध्यम से मुझे बताया करो। मेल भी आप मुझे कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट में मेल आईडी भी आती है। ठीक है। तो साथियों, साथ चलता रहेगा, यूं ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर आज इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और हिंदी की सीरीज है, हिंदी के ही क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए फिर, पहला क्वेश्चन है भाषा अर्जित करना। अब स्वाभाविक है, भाषा तो क्या करता है, अर्जित की जाती है। इस माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से की जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे भाषा का विकास होता जाता है और शब्द भंडार बढ़ता हुआ जाता है। तो बात यहाँ पर हो रही है, भाषा अर्जित करना क्या है। कठिन होता है, सहज स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है, समय की हानि होती है। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तीन जो ऑप्शन हैं, ए, सी और डी, ये नेगेटिव अर्थ रख रहे हैं। तो भाषा सीखना कैसा है, स्वाभाविक है। जिस परिवेश में रहोगे, आसपास लोगों को बोलता हुआ देखोगे, उस तरीके से क्या करते जाओगे, भाषा को सीखते हुए जाओगे। ठीक है। चलिए, तो बी इसका आपका आंसर हो जाएगा, सहज स्वाभाविक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ठीक है। तो बात हो रही है उपचारात्मक शिक्षण की, तो पहले तो हम निदानात्मक शिक्षण से पता लगा लेते हैं कि बच्चे की समस्या क्या है, और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से बच्चे की जो समस्या है उसका समाधान कर देते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, और समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर। तो सीधा डी आंसर आपका हो जाएगा कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर आपका उपचारात्मक शिक्षण निर्भर करता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। ठीक है। बात जब नहीं वाले प्रश्न की हुआ करे तो थोड़ा सा इस पे गौर किया करो और इसको अच्छे से पढ़ा करो।
ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि कहानी कथन के उद्देश्यों में से कौन सा पद चिन्ह में से शामिल नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन है जो कि नेगेटिव अर्थ रख रहा है। ठीक है। तो क्या कहानी कथन से शब्द भंडार का विकास होता है? जी बिल्कुल होता है। कल्पनाशीलता का विकास होता है? जी। सृजनात्मकता का विकास होता है? जी बिल्कुल होता है। भाषा के लिखित रूप से परिचय? जी नहीं। तो डी जो है वो आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है। तो बाकी के ये तीनों हैं, ये तो हो जाएंगे। नेगेटिव पूछा गया है, इसलिए डी आपका इसका आंसर नहीं है। चलिए अगला है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि, जब आप बच्चे का क्या कर रहे होते हैं, मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तो इसका मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या चीज जाननी है आपको? बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, ठीक है, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, और बच्चे कैसे सीखते हैं, अगली कक्षा में उन्नत करना। तो देखिए ए बी और डी है वो तो एक नेगेटिव अर्थ रख रहे हैं। सी जो है वो एक पॉजिटिव अर्थ रखता है, यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं, सी आपका इसका आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए फिर अगला है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना क्या होगा? कविता शिक्षण का एक गौड़ उद्देश्य है, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, बच्चों का मनोरंजन करता है, बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। तो कविता को जब भावपूर्ण तरीके से पढ़ा जाता है, तो ये बच्चों को क्या है, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, यानी कि बी आपका इसका आंसर हो जाए। चलिए फिर अगला प्रश्न है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, जब कोई लिखित कार्य है उसको आप जांच रहे हो, उसमें आप बच्चों की सहायता लेते हो, तो इससे क्या होता है? केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है, और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है आपका, यानी कि बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है, और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोक गीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, जो लोकगीत होते हैं पर्टिकुलर एक विशेष एरिया के लिए होते हैं, और उनको अगर आप भाषा की कक्षाओं में स्थान दे रहे हो तो इससे क्या होगा? लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, इससे बच्चे सांस्कृतिक संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। स्वाभाविक है, जब लोकगीत बच्चे भाषा के माध्यम से, मतलब कक्षाओं में इनको स्थान दिया जाएगा, बच्चे इनको गाएंगे, तो क्या होगा? बच्चे अपने संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचय होते हैं। तो डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। अब आप पाठ पढ़ रहे हो कोई, और अब क्या कह रहे हो, उस पाठ में से अब बच्चों से कह रहे हो भाई तुम प्रश्न बनाओ बेटा, तो बच्चे प्रश्न बनाएंगे, तो इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ठीक है। चलिए अगला है, भाषा विकास का द्वितीय चरण क्या है? भाषा विकास का द्वितीय चरण क्या है? बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो कैसे कहते हैं, पहले तो चरण पता होना चाहिए, जो कि हम एक बार आपसे डिस्कस भी किए थे। LSRW, यानी कि भाषा विकास के जो चरण होते हैं वो होते हैं आपके चार, और वो इस क्रम से चलते हैं। ठीक है। तो पहला होता है लिसनिंग। ठीक है। लिसनिंग यानी कि आपका सुनना। ठीक है। अगला होता है आपका स्पीकिंग, यानी कि बोलना। ठीक है। फिर है रीडिंग, और रीडिंग में आ जाएगा आपका पढ़ना, और फिर अंत में आता है, सबसे लास्ट आता है राइटिंग, यानी कि लिखना। ठीक है। तो LSRW याद रखें आप ये फॉर्मूला, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है। तो सुनना सबसे पहले सीखता है, उसके बाद फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो क्या कह रहा है, भाषा विकास का द्वितीय चरण
तो दूसरा अब आप तुरंत बता दोगे, दूसरा कौन सा हो जाएगा? स्पीकिंग यानी कि बोलना हो जाएगा। बोलना कहीं दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कई बार ऐसे पूछ लेता है भाषा विकास का प्रथम चरण क्या है, तो बता दोगे लिसनिंग यानी कि सुनना है। अंतिम चरण क्या है, तो राइटिंग यानी कि लिखना है। किसी इस प्रश्न को कैसे भी पूछ सकता है, तो याद रखें आप। ठीक है। चलिए अगला है, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य है। उच्च स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए और केवल हायर स्कूल के छात्रों के लिए। तो हिंदी भाषा सिखाने के लिए रुचि उत्पन्न करना है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो बिल्कुल, जब भी आप क्या है कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपको बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या? बच्चे, शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की सब असफलताओं के संकेतक हैं। सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं और भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती हैं। तो ए, बी और डी तो नेगेटिव अर्थ रख रहे हैं, बाकी का क्या है? सी आपका इसका जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि भाषा सीखने में त्रुटियां होती हैं, तो बिल्कुल है, भाषा सीखने की प्रक्रिया के ये क्या है? स्वाभाविक पड़ाव है। चलिए अगला है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है। तो पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है, सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये अगला है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हों। तो अगर भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग हो रहा है, तो यह सुनिश्चित करता है कि वहां पर टीचिंग स्टडी मटेरियल यानी कि शिक्षण सामग्री का क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। तो ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? ठीक है, तो प्राइमरी लेवल की जो कक्षाएं हैं इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात एवं बलघात के साथ पढ़ सकें, विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सकें, प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें, विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सकें। देखिए, ए बी सी तीनों तो, सी नहीं होगा, डी, ये तीनों तो होंगे, क्योंकि जो बात हो रही है वो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, सॉरी, और इनमें से पूछा गया है नहीं है, तो नहीं में तो आपका सी वाला आ जाएगा। प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें, प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए आप ये दबाव नहीं बना सकते। ठीक है। चलिए अगला है, बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने का एक से अधिक अवसर देना चाहिए और बच्चों को मानक सॉरी बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए कहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बहुसांस्कृतिक अगर पृष्ठभूमि वाली कक्षा है, तो ऐसी स्थिति में भाषा शिक्षक को परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह से याद हो, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर और शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग।
तो भाषा शिक्षण के लिए सबसे अच्छी चीज है अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है, तो सी आपका आंसर होगा। अगला है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं और केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो चारों में जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है बी के बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? बोलना, पढ़ना, सुनना, अनुकरण करना। तो देखिए भाषा को यदि आप अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, दूसरों को देखकर सीखना। तो अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, जैसे हम दूसरों को बोलता सीखते हैं उसी तरीके से बच्चा सीखता जाता है। ठीक है, दूसरों को जैसे बोल रहा है, दूसरे जो बोल रहे हैं उनको देख देख कर सीखता जाता है अनुकरण के माध्यम से। तो डी आपका इसका आंसर होगा। अगला है हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में बच्चों को विभिन्न संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का कोई अवसर ना दिया जाए, बच्चों के अनुभवों के बारे में कोई बात ना की जाए, डायरी लेखन के बारे में बात की जाए और बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। तो बिल्कुल हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए सबसे सटीक जो ऑप्शन है वो है डी। बाकी के ए और बी तो नेगेटिव अर्थ रख रहे हैं और सी इसका आंसर होगा नहीं। तो डी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगला है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। तो क्या है? पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। ठीक है, क्या है? साधक हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है? भारतवासी प्रथम पद और उत्तर पद दिया गया है। ठीक है, वो प्रथम पद उत्तर पद आपने देखा ही है किस समास में होता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो द्वंद्व समास तो है नहीं, द्विगु समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। क्या आंसर हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। भारत के वासी, भारतवासी। चलिए अगला है निम्न में से मति मान का अर्थ क्या है? मति यानी कि बुद्धि, जिसमें बुद्धि अधिक हो, ज्ञानी। आंगन, निर्बुद्धि, बुद्धिमान, मूर्ख। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, बुद्धिमान। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है करुणा का। उदारता बिल्कुल होता है, दया होता है, निष्ठुरता नहीं होता है, सहानुभूति होता है। तो ये तीन तो होते हैं, निष्ठुरता नहीं होता है, तो नहीं पूछा गया, इसलिए सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है मुहावरा। कौन सा मुहावरा है? और का और हो जाना क्या अर्थ है? गढ़ फतेह करना, थककर चूर हो जाना, पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक हर्ष होना। तो भाई तुम तो कुछ और थे और कुछ और हो गए, तो क्या हो गए? पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना। ठीक है, तो सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थे फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जो भी हमारे साथी शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हों उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।